अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से जो भी एमसीक्यू आए उसमें से आप उस सारे एमसीक्यूज को कर लें, तो उसके लिए आप जो मैं ये 15 एमसीक्यू करवा रहा हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और मैंने पिछले साल को काफी ऑब्जर्व किया क्वेश्चन पेपर को। आफ्टर ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने फाइंड आउट किया है कि जो क्वेश्चंस वो दे सकता है बोर्ड एग्जाम में, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ओनली 15 क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट रिपीटेटिव होते हैं। तो आप उन्हें एक बार करके जाइए, सिर्फ एक बार वीडियो देख लीजिए तो भी वहां पे आप टिक कर पाएंगे। ठीक है, और अगर साथ में कहीं पे लिख लेते हैं तो इट्स वेरी गुड, या फिर वीडियो जब भी आपका सोशल साइंस का पेपर होगा एक बार उससे जाने से पहले देख लेना। तो मिनिमम 2 बार देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर, तो इन्हीं क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको अभी ये शुरू करवाता हूं जो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पहला चैप्टर का नाम ही है कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आपको सब कुछ पता होगा, आपको दर्द सिर्फ यहाँ पे हो सकता है कि ये नेशनलिज्म क्या होता है बाबूजी। नेशनलिज्म का मतलब होता है अगर कोई भी किसी देश का निवासी है तो वो अपने ही देश से अगर मोहब्बत इस इबादत करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं नेशनलिज्म। अक्सर लोग बोलते हैं मैं देश के लिए जान भी दे सकता हूँ, वो नेशनलिज्म है, उसको अपने देश के प्रति प्रेम है, मोहब्बत है। ठीक है सर, दिस इज कॉल्ड नेशनलिज्म। तो यूरोप की जो कंट्रीज हैं उनको भी, वहां के जो लोग रहते थे उनको भी अपने देश के प्रति प्यार होने लग गया था, अपने देश के प्रति मर मिटने की चाहत जागृत हो गई थी। उसी को ही हम कहते हैं नेशनलिज्म। ठीक है सरकार, तो यूरोप की जो कंट्रीज हैं उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार देखिए पहला सवाल ये रहा आपके मोबाइल के सामने। ओके, कहता है फॉर द मिडिल क्लास ऑफ यूरोप द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिबरलिज्म वाज। कहता है जो यूरोप के अंदर मिडिल क्लास के लोग थे, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पीपल, एकदम गरीब खल्लास बेचारे हुए, एकदम अमीर, भाई साहब अमीर ही अमीर है, मिडिल क्लास। तो किसी भी कंट्रीज में ना बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मिडिल क्लास के लोग ही मिले, ज्यादा अमीर लोग नहीं मिलते और ज्यादा गरीब भी नहीं मिलते, मिडिल क्लास के लोग ज्यादा होते हैं। तो कहता है मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब है। ठीक है, अक्सर बोलते हैं ना ये लिबरल है, लिबरल मतलब ज्यादा स्ट्रिक्ट ना होना, उसे हम कहते हैं लिबरल होना। तो लिबरलिज्म का क्या मतलब था वहां के लोगों के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दिस वन। फर्स्ट ऑप्शन ये कहता है सर, अबॉलिश ऑफ अ conservation or right to be liberal and educated, individual freedom and equality before law, representative of government। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, कोई भी देश ना सिर्फ एक ही जगह सबको इक्वल बना सकता है। कोई भी देश की सरकार सिर्फ एक ही जगह ऐसी हो सकती है जहां पर सबको इक्वल बना सकता है। पैसे के मामले में सबको इक्वल बना ही नहीं सकता, किसी भी देश की कंट्री ने सरकार नहीं बना सकती, कोई अमीर कोई गरीब ही रहेगा, ये निश्चित है। इक्वल सबको एजुकेशन पे भी इक्वल नहीं बनाया जा सकता है, बहुत मुश्किल है। कोई ज्यादा पढ़ जाता है, किसी को पढ़ने का मन ही नहीं है, तो इक्वल नहीं हो सकते, एजुकेशन में भी इक्वल नहीं हो सकते। लेकिन एक जगह इक्वल हो सकते हैं। कहाँ पे इक्वल हो सकते हैं सरकार, कि मान लीजिए चाहे कोई नेता हो, बड़े आदमी या प्राइम मिनिस्टर का कोई बेटा हो, उसने भी खून कर दिया हो, और एक कोई सड़क छाप आदमी हो या बहुत गरीब हो, उसने भी खून कर दिया हो, और लॉ ये कहता है, कोर्ट ये कहेगी, नियम ये कहेगा कि अगर खून किया है तो ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसका बेटा है, गरीब है अमीर है, मोटा है काला है, सुंदर है, लड़की है या लड़का है, दोनों को सजा बराबर मिलेगी। ये कौन कहता है, ये लॉ कहता है। तो यही है कि जो सरकारें होती हैं एक ही जगह सबको इक्वल रख सकती हैं, वो किसके सामने, कानून के सामने, क्योंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं। ठीक है सरकार, तो आप ये ध्यान में रखिए, सिर्फ इक्वालिटी बिफोर लॉ, नियम कान मतलब लॉ के सामने, कानून के सामने सब लोग इक्वल होते हैं, यही मतलब है लिबरलिज्म का। तो आप याद रखिए, कानून के सामने एवरीबॉडी इज इक्वल। ऐसा नहीं कि कोई चालान काटता है तो उसे कम पैसा लगेगा, दूसरा चालान वही काट रहा है तो ज्यादा पैसा लगेगा, नहीं, कानून के सामने सब बराबर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हमारा फंडामेंटल राइट में भी आएगा। तो याद रखिए इंडिविजुअल फ्रीडम, लिबरलिज्म का वहां पे सिर्फ इतना सा मतलब था कि सबको अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं क्या नहीं पढ़ना चाहते, कहाँ रहना चाहते कहाँ नहीं रहना, शादी किससे करना चाहते नहीं करना चाहते, ये आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम है। और इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबको इंडिविजुअल फ्रीडम मिलेगी, और इक्वालिटी बिफोर, कानून के सामने सब बराबर होंगे, कोई भेदभाव नहीं है। आप ये नहीं कि आप छोटी जात से हैं तो आपके साथ भेदभाव होगा, ऐसा नहीं है सर।
यही है इस लिबरलिज्म का, यही मतलब था यूरोप के अंदर, क्या, इक्वालिटी बिफोर लॉ। याद रखिए बस, कानून के सामने सब बराबर है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सिर्फ 2 रुपए का। अब आप ये देख लीजिए, यहाँ पे 2 फोटो भी लगी हुई है, चाहे आप नर हो या मादा, पुरुष हो या महिला, कानून के सामने सब बराबर है। सजा, गलत काम करोगे तो सजा बराबर मिलेगी। ठीक है सरकार। और दूसरा वही सेम चीज यहाँ पे भी, सेम चीज यहाँ पे भी गिवन है, हर चीज आपस में इक्वल ही होती है। ठीक है सर, ये देख लीजिए, ये देवता इंसान है और ये लक्ष्मी जी हैं। ठीक है, अगला सवाल कहता है रोमांटिसिज्म रेफर्स टू। सर आप इससे मत समझिए, अक्सर लोग जब भी रोमांटिक चीजें आती हैं तो कुछ रोमांटिक होने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। रोमांटिसिज्म का मतलब होता है, यूरोप के अंदर रोमांटिसिज्म का क्या मतलब है वो ये पूछ रहा है। रोमांटिक का मतलब यही है कि हम जब किसी अपने चाहने वाले से मिले या हम किसी अपने प्रेम करने वाले से मिले, जिससे मोहब्बत है, हम उसके तरफ अट्रैक्ट हों, वही तो है रोमांटिक होना। ठीक है, तो रोमांटिसिज्म से आप यहाँ पे समझिए, यूरोप में रोमांटिसिज्म का क्या मतलब है सरकार। कहता है रिलीजियस मूवमेंट। रिलीजियस मूवमेंट का मतलब होता है कि भगवान के प्रति, धर्म के प्रति प्यार होना। सर कोई किसी से प्यार कर सकता है, धर्म से कोई प्यार नहीं कर सकता। टाइम का है सर, एवरीबडी इज बिजी ना, फेसबुक, व्हाट्सएप और कुछ और भी जगह बिजी हैं लोग। ठीक है सरकार। पॉलिटिकल मूवमेंट, सर पॉलिटिकल मूवमेंट में भी इतने लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। हाँ, जब चुनाव उनाव आ गया तो बोल दिया, अदरवाइज टेंशन नहीं है। जब कुछ गर्मा गर्मी चलती है तो सही है। तो पॉलिटिकल मूवमेंट भी नहीं होगा, भगवान, रिलीजियस मूवमेंट तो हो ही नहीं सकता, लिटरेरी मूवमेंट भी नहीं होगा सरकार। तो अब ये देखिए, 3 मूवमेंट तो नहीं, सबसे सिंपल सा, आपको जो नहीं है उसे हमें याद नहीं रखना, जो है वो याद रखना है। तो एक ही मूवमेंट था सरकार, वो था कल्चरल मूवमेंट। कल्चरल मूवमेंट का मतलब आप समझिए जरा। कल्चरल मूवमेंट, हर एक, आप अगर आप बिहार में जाएंगे तो उनका अपना कुछ फेस्टिवल होता, वो मनाने के लिए उतारू रहते हैं, जैसे छठ पूजा है। अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो पोंगल है, तो पोंगल सेलिब्रेट करते रहते हैं। यूपी में आ जाइए तो कुछ भी सेलिब्रेट कर देते हैं सरकार। तो हर एक स्टेट का अपना एक त्योहार है, वो कल्चरल उनका त्योहार है, तो वो उसके प्रति बहुत पागल होते हैं लोग। ठीक है सरकार। तो रोमांटिसिज्म का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर आप रोमांटिक होंगे तो अपने कल्चर के प्रति रोमांटिक होंगे। ठीक है, तो कल्चरल मूवमेंट को हमने क्या बताया था, रोमांटिसिज्म वहां पे होता था। तो वहां पे ऐसे ही, वहां पे यूरोप में ही आप देखेंगे, ये लोग जो इनका कल्चर होता था, कल्चर में जो त्योहार होते, जैसे होली है, दिवाली है, दशहरा है, ये सब कल्चरल मूवमेंट है सरकार। अब कल्चर में है तो लोग सेलिब्रेट करते हैं। होली है तो नहीं, मतलब होली में तो पता नहीं क्या कर देते हैं सर, लोग टाइट रहते हैं उस दिन, तो खतरनाक लोग। सर दिवाली में लोग होश में रहते हैं, पीते नहीं ना दिवाली में, तो दिवाली में थोड़े नए कपड़े वपड़े पहन लेते हैं। तो ये कल्चरल मूवमेंट, कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है सरकार। तो याद रखेंगे ना, क्या याद रखना बाबूजी, रोमांटिसिज्म का मतलब रोमांटिक मत हो जाना 14 फरवरी जैसा, कल्चरल मूवमेंट से रिलेटेड है। अगला सवाल, At which of the following place was the Frankfurt Assembly conveyed? अब ध्यान से देखिए, ऐसी एक आप ऐसा समझिए, एक असेंबली को समझ लीजिए। असेंबली का मतलब क्या होता है सरकार, असेंबली एक जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और आपस में चिंता या फिर पंचायत करते हैं या फिर आपस में बातचीत करते हैं, तो वही मतलब होता है असेंबली का। तो कहता है ऐसी कौन सी प्लेस थी जहाँ फ्रैंकफर्ट असेंबली कन्वेड हुई थी, जहां पे ये वाली फ्रैंकफर्ट असेंबली को किया गया था, वो कौन सा प्लेस था। तो आपको बहुत ध्यान में रखना है, एट द चर्च ऑफ सेंट पॉल। तो याद रखिए यही करेक्ट आंसर है, सेंट पॉल नाम का जो चर्च था वहीं पे ही ये असेंबली कन्वेड हुई थी। ठीक है सरकार। कहाँ पे, अक्सर आपको ऑप्शन में मिलता रहता है कि ये मिल जाएगा, एट द हॉल ऑफ द मिरर इन अ प्लेस ऑफ। ठीक है, तो ये नहीं होगा सरकार, बहुत ध्यान में रख लीजिए, दैट्स अ रॉन्ग ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन इन एट द चर्च ऑफ अ सेंट पॉल। सेंट पॉल नाम का कोई चर्च था, वहीं पे फ्रैंकफर्ट असेंबली को कन्वेट किया गया था। ठीक है सरकार, याद रखेंगे फ्रैंकफर्ट असेंबली को सेंट पॉल चर्च में एस्टेब्लिश किया गया था, याद रखेंगे, बस ये याद रखना है। फ्रैंकफर्ट असेंबली सेंट पॉल। ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। ठीक है सरकार, हर कोई चाहे बूढ़ा हो या छोटा बच्चा हो, एवरीबॉडी वांट टू बिकम यंग। क्यों, कुछ तिलस्म है।
तो वैसे ही जब इटली में कुछ घटनाएं हुई थी, किसी भी देश में आप देखिए, किसी भी देश में कोई बदलाव तभी आ सकता है जब उस देश के लोग यंग हो, जवान हो, खून में गर्मी हो। तो इटली में यंग इंडिया मतलब यंग इटली करके सोसाइटी किसने बनाई थी? हु फॉर्म द यंग इटली सोसाइटी? सर यही है, मेरा दोस्त देवता इंसान है ये, तो इन्होंने ही बनाई थी। उनका नाम क्या था सरकार, ये आपको बताना है। तो आप ये बता सकते हैं कि इसका नाम क्या है? द करेक्ट ऑप्शन इज सर, इसको इन चेहरे को देख लीजिए और ये क्वेश्चन में आपको पक्का आएगा। तो इसका नन अदर देन है जोसेफ मजीनी सर। आपको याद रखिए, आपको याद कैसे रखेंगे? देखिए, यंग इटली, इटली को यंग वही बनाएगा जो मजे लेगा। आप मजे नहीं ले पाएंगे ना जिंदगी में सर, तो कुछ यंग भी नहीं हो, क्योंकि यंग लोग ही तो मजे लेते हैं। तो मजीनी से मजे हो जाएगा, तो आप क्या बना देंगे? यंग इटली बना देंगे। ठीक है, तो याद रखिए, जोसेफ मजीनी इज द नेम ऑफ अ पर्सन हु फॉर्म अ सीक्रेट सोसाइटी इज कॉल्ड यंग इटली। जोसेफ मजीनी, मजे लीजिए, यंग रहेंगे आप। यंग इटली की मजीनी ने मजे लेके बनाए हुए थे सोसाइटी। ठीक है, याद रखिए, यंग इटली जवान है तो मजे लेगा तो मजीनी। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेनी आपने सर। एक बार ये करके देखे, रिलैक्स रहिए, कभी भी पढ़ते जस्ट बी रिलैक्स, काम डाउन बेबी, गाना भी सुन सकते हैं। अगला कहता है विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज द इंडिविजुअल नेशन। कहता है इसमें से ऐसी कौन सी ट्रीटी थी जिसने ग्रीस को एज अ इंडिविजुअल नेशन मान लिया था। ठीक है ना सरकार, देखिए हमेशा याद रखिए, हमेशा आपको एक चीज याद रखना है, याद ये रखना है सरकार कि कुछ ट्रीटी का मतलब होता है समझौता। मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो गई, अब लड़ाई को खत्म करना है ना, तो हम एक ट्रीटी करते हैं, समझौता करते हैं। तो समझौता होता है तो लड़ाई खत्म हो जाती है, वो भी बात मान लेते हैं और हम भी बात मान लेते हैं। तो ऐसा है, एक ट्रीटी हुई थी जिसमें ग्रीस को एक अलग से देश मान लिया गया था। उस ट्रीटी का नाम क्या है? तो आपको याद रखना, उस ट्रीटी का नाम यही है, ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है सरकार, ये एक ट्रीटी का नाम है। इसी ट्रीटी के दौरान ग्रीस को उन लोगों ने क्या मान लिया गया था? एक अलग से इंडिविजुअल नेशन मान लिया गया था। ठीक है सरकार, मैं बाकी की ट्रीटीज नहीं पढ़ रहा हूं। इस ट्रीटी ऑफ वियना में कुछ अलग बातें हुई थी, सो आई एम नॉट रीडिंग इट। इसको भी नहीं। जिसकी जरूरत है ग्रीस से आप याद रखेंगे कि जो ग्रीस को अलग नेशन मान लिया गया था, तो वो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल करके एक ट्रीटी थी। इसी ट्रीटी के दौरान ग्रीस को हमने एक अलग से नेशन मान, ट्रीटी मतलब होता है समझौता, समझौते से मान लेते हैं कि ये भी एक देश है। ठीक है सर, ये याद रखिए। अगला सवाल है, what did the crown of a oak leaf symbolize? देखिए सरकार, कोई ये नारी शक्ति दिख रही है, तो हर एक कंट्री में ना अपना एक सिंबल होता है। जैसे इंडिया में पीपल का पत्ता होता है, तो वो कुछ प्योरिटी को सिंबल कर सकता है ना। तो वैसे ही वहां पे अगर आप देखेंगे कि हर एक कंट्री में अपना अलग अलग होता है, लीव्स को सिंबलाइज करते हैं। तो आप इस कन्या के ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ लीव्स लगी हुई है। तो सर ये जो लीव्स है ना, इसे हम बोलते हैं ओक लीव्स। तो अगर आप देखेंगे तो ओक लीफ का जो सिंबल हुआ करता था वो हीरोइज्म का हुआ करता था। किसका होता था सरकार? हीरोइज्म का होता है। क्यों? क्योंकि हीरोइन जैसी दिख रही है, तो हीरोइज्म। ओक लीफ से याद रखना, ओक लीफ किसके ऊपर फोटो देखी थी? हीरोइन, हीरोइन से हीरोइज्म। याद रखेंगे सरकार, है ना। मैं समझ रहा हूं आप क्या सोच रहे हैं, जानता हूं मैं, पर याद रखिएगा ओक लीफ का मतलब है इस हीरोइन के ऊपर, हीरोइन से हीरोइज्म, कि जो भी ओक लीफ अगर रहता है तो वो हीरोइज्म की फीलिंग आती है। ठीक है, याद रखेंगे ये क्या? हीरोइज्म। ओक लीफ किसको रिप्रेजेंट करती है? हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है सरकार, बाकी शब्द है करेज आपको पता है, पीस, शांति, टॉलरेंस आपको सहन सकती है, ये सब नहीं, हीरोइज्म क्योंकि ये हीरोइन है ना सर। ओके, अगला सवाल ये रहा, जल्दी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज कोलोन्स? कोलोन्स किसे बोलते थे उस समय में? याद रखिए। देखिए सरकार, ये लोग हैं कुछ अपने देश को कंट्री से अलग जा रहे हैं, फोटो देखिए। तो कहता है, याद रखिए, फ्रेंच सिटीजन लिविंग इन वियतनाम। ठीक है सरकार, एक याद रखिए कि अगर कोई भी फ्रेंच का सिटीजन है, कोई फ्रांस का सिटीजन है, फ्रेंच का सिटीजन है, और वो वियतनाम में जाके रह रहा है,
तो उसे हम कोलोन बोलते हैं। ठीक है सरकार, मान लीजिए इंडिया में ही है, अक्सर लोग बोलते हैं, कोई बाहर का बंदा आते हैं इंडिया में रहने लग जाता है तो हम उसे अलग नाम से बुलाने लग जाते हैं। ठीक है ना, जैसे आप ऐसे समझिए, दिल्ली में अगर कोई भी बंगाल से आके रह रहा, पीपल आर यूजली से बंगाली, बंगाली दादा। ठीक है, तो उसे उसके जहां पे वो रहता है उसके नाम से बुलाने लग जाते हैं, उसके स्टेट्स के नाम से बुलाने लग जाते हैं। सेम प्रकार ये भी होता है सर कि अगर कोई भी फ्रेंच का आदमी, फ्रेंच कंट्रीज का सिटीजन वियतनाम में अगर जाके रहने लग जाता था, तब हम उसे बोल देते हैं कोलोन्स। ठीक है सरकार, क्या बोलेंगे? कोलोन। कौन सा? जब फ्रेंच का आदमी कहां पे रहने लग जाएगा? वियतनाम में। आपको पता ना वियतनाम वॉर के क्या हालात थे सरकार, तो कोई भी अगर फ्रेंच का आदमी वियतनाम में जाके रहेगा, इसे कहेंगे कोलोन्स। याद रखेंगे सर, कोलोन्स। कोई भी फ्रेंच का आदमी वियतनाम में जाके रहेगा, कोलोन्स बोलेंगे। अगला सवाल ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस बिफोर द यूनिफिकेशन ऑफ, यूनिफिकेशन इटली के यूनिफिकेशन होने से पहले जो इटली के प्रिंसली हाउस था, उसने किसके ऊपर राज किया था? उसने किसके ऊपर राज किया था, ये आपको बताना है। तो द करेक्ट आंसर इज सरकार है, द करेक्ट आंसर इज सर्डिनिया पिडामेंट। ठीक है सरकार, सर्डिनिया पिडामेंट इज द प्लेस जहां पे इटली के यूनिफिकेशन होने से पहले वहां के प्रिंसली हाउस ने उसके ऊपर राज किया था। ये देख लीजिए, मैं मैप में दिखाता हूँ, सर्डिनिया, दिस इज कॉल्ड पिडामेंट। इन्हीं दोनों प्लेस के ऊपर इटली में यूनिफिकेशन होने से पहले ही इटली के प्रिंसली हाउस ने क्या किया था? रूल किया था। क्या किया था? रूल किया था। कौन सी जगह है? सर्डिनिया पिडामेंट। सर्डिनिया पिडामेंट, इटली के यूनिफिकेशन होने से पहले भी इसके ऊपर रूल किया गया था। याद रखेंगे सर। अगला सवाल ये रहा, आपको ये वीडियो एक दो बार देखनी पड़ेगी तभी ये थोड़ा सा याद होगा, क्योंकि मैं हिस्ट्री नहीं बता रहा हूँ, वीडियो लेंदी हो जाती है तो पीपल डू नॉट वांट टू सी दैट सर। देखिए, हु वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली? याद रखिए, यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए, देखो मैंने कहा था ना, अभी बताया था, यंग इटली। इटली अगर यंग हो जाएगी तो मजे लेना शुरू कर देगी, मजे से मजीनी। तो याद रखें, उन्होंने यंग इटली सोसाइटी बनाई थी मजीनी ने। लेकिन याद रखिए, वो कहता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। किसने इटली को इकट्ठा कर दिया था? किसने इटली को एकत्रित किया था? तो उसका नन अदर देन बिस्मार्क सरकार है। द ऑप्शन इज बिस्मार्क। सर ये देखिए मुच्छड़ है, तो इनका नाम है बिस्मार्क। बिस्मार्क इज द नेम ऑफ अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली। बिस्मार्क, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इन्होंने बहुत योगदान दिया था। ठीक है ना सरकार, इन्होंने पूरी जी जान लगा थी, बीम करके उन्होंने बहुत कुछ किया था ताकि इटली एक हो जाए। ठीक है, जिस प्रकार इंडिया को यूनिफिकेशन करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उसी प्रकार इटली को एक करने के लिए कौन थे? बिस्मार्क के थे। ठीक है सरकार, याद रखेंगे, बिस्मार्क याद रख लीजिए, बिम्बार नहीं, बिस्मार्क। क्या सुनाई दे रहा है इसको? ठीक है सरकार, अगला सवाल कहता है, व्हाई डिड द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल टू अचीव द गोल? ठीक है सरकार, कि पार्लियामेंट फेल क्यों हो गई थी अपने जो भी गोल को अचीव करना चाहते? देयर इज ओनली वन आंसर। ठीक है सरकार, काइसर विलियम्स refused to accept the crown and opposed the assembly। आप मान लीजिए, आपने तो पिक्चर भी देखी होगी सरकार, कि अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं, आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, है ना। अगर आप मान लीजिए आपका कोई बर्थडे है और आप इंतजार कर रहे हो, कोई गिफ्ट लेके आता है और आपके वैसे मुंह पे बोलता है चल ये ले जा गिफ्ट, तो आप गिफ्ट लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि उसकी देने की द वे ही इज गिविंग यू, वो अच्छा नहीं, वो पोलाइट नहीं है। तो सेम तरीके से सरकार हुआ क्या था कि ये जो केसर विलियम्स थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ना रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द क्राउन। जब इनको क्राउन दिया गया था, पावर दी गई थी, तो इन्होंने मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? इनको गलत ढंग से कोई भी चीज जब होती है तो गलत ढंग से नहीं दी जाती है, इसीलिए उन्होंने ये मना कर दिया था। जैसे ही इन्होंने मना कर दिया था तो जो असेंबली थी उनको अपना गोल अचीव नहीं हो पाया था। ठीक है सरकार, तो यही वो आदमी थे जिन्होंने क्राउन को ले, लोग क्राउन के लिए तो मरते रहते हैं सर, इन्होंने एक्सेप्ट रिफ्यूज कर दिया था, इन्होंने नहीं लिया था। और फिर उन्होंने अपोज भी कर दिया, किसका? असेंबली का ही अपोज कर दिया, जबकि असेंबली ही इनको देना चाहती थी। प्रॉब्लम इज दैट जो देने वाले थे उन्होंने इनको सही तरीके से पावर को ट्रांसफर नहीं किया था, इसीलिए इन्होंने
मना कर दिया था। सरकार आपको पता ना, पॉलिटिक्स में कोई माई बाप किसी का नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जो पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट थी ना, वो फेल क्यों हो गई? क्यों? क्योंकि याद रखिए, द नेम ऑफ द पर्सन काइसर विलियम्स, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। किससे? क्राउन को लेने से। और फिर इन्होंने ही क्या अपोज कर दिया? किसका? असेंबली का अपोज कर दिया था। इले इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ अ जर्मनी वाज यूज्ड टू मेजर द। ठीक है सरकार, देखिए यहाँ पे अगर आप कुछ कपड़े लेने कहीं पे जाएंगे या कुछ लेने जाते हैं, बोलते 10 मीटर का कपड़ा दे दो भाई साहब, बिना पूछे 10 मीटर ही बोलते, कोई ये नहीं बोलता 5 सेंटीमीटर का कपड़ा दे दो। एवरीबॉडी सेइंग मीटर मीटर। तो जिस प्रकार इंडिया में मीटर से मेजरमेंट होता है कपड़ों का, उसी प्रकार कहाँ पे सरकार? जर्मनी में। कहाँ पे सरकार? जर्मनी में। जिनके पास बहुत मनी है वही हो जाएगी जर्मनी। और जर्मनी में लोग सरकार क्या करते हैं बाबूजी? जर्मनी में कपड़े को मेजर करने के लिए इले का यूज किया जाता है। किसका? इले का। किसको मेजर करने के लिए? कपड़े को मेजर करने के लिए इले का यूज किया जाता है। इल, साउथ में इल का नो बोलते हैं सर, ठीक है, तो याद रख लीजिए इस बात को। इल्ले मीन्स मेजरिंग यूनिट ऑफ अ क्लॉथ, या कपड़े को मेजर करने के लिए जो दिया जाता है इसे हम इल्ले बोलते हैं। थ्रेड नहीं, लैंड नहीं, हाइट नहीं, इल्ले, क्लोथ। ठीक है सरकार, आंसर इज क्लोथ, करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द जोसेफ मजीनी? ठीक है सरकार, जोसेफ मजीनी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लीजिए। इनके बारे में एक सत्य स्टेटमेंट, मतलब असत्य, गलत क्या है इसमें, नॉट ट्रू हमें बताना है। देखिए, ही वांटेड टू यूनाइटेड इटालियन रिपब्लिक। हाँ सरकार, ये देवता इंसान थे, इन्होंने इटली के लिए बहुत योगदान दिया था, और यही थे जिन्होंने यंग इटली, जवान इटली को सोचा था, कल्पना करी थी। तो ये चाहते थे कि इटालियन रिपब्लिक हो जाए। रिपब्लिक का मतलब ये होता है किसी भी देश में कोई भी राजा नहीं रहेगा, वहां पे इलेक्शन होगा, तब चुना जाएगा कि माई बाप उसके देश का कौन है। तो यंग इटली की उन्होंने स्थापना करी थी। अगला मतलब वो चाहते थे कि इटली रिपब्लिक हो जाए, दैट्स करेक्ट। ही फाउंडेड एन अंडरग्राउंड सोसाइटी। हाँ देखिए, अभी मैं बताया था यंग इटली की माई बाप यही है। अगला नेक्स्ट है, ही वांटेड टू इटली टू बी मोनार्की। अरे सर, ये तो गलत बात है। मोनार्की का मतलब होता है जब किसी देश के ऊपर कोई एक ही बंदा राज करे। अगर कोई कंट्री है, अगर कोई देश है, किसी देश के ऊपर अगर कोई बंदा एक ही राज करता है, उसे बोलते हैं मोनार्की। तो मोनार्की तो कतई नहीं चाहते। अगर मोनार्की चाहते तो ये सब यंग इटली की स्थापना करते। रिपब्लिक चीजें चाहते हैं सर? नहीं चाहते। तो इसीलिए ये जो ऑप्शन है, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। यही ऑप्शन है, ये गलत है। और यही गलत ऑप्शन के लिए उसने पूछा था कि गलत ऑप्शन कौन सा है, तो गलत ऑप्शन मैंने आपके लिए ढूंढ लिया है, वो मिल गया है। ही wanted to Italy a monarchy। monarchy मतलब सिंगल पर्सन रूल, ना जीना, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। गलत पूछा था तो गलत यही है सरकार। he was exiled मतलब बाहर निकाल दिया जाना, for the attempting a revolt in a Liguria। ठीक है, इन्होंने एक रिवोल्ट करवा दिया था, इसलिए इनको देश से बाहर निकाल दिया गया था, ये बात सत्य है। बट द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इटली मोनार्च हो जाए। ठीक है सरकार, ये बिल्कुल नहीं चाहते थे इटली में क्या हो जाए, मोनार्की हो जाए। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, ये था आपका प्रश्न। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, उसको जल्दी से एक बार देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ यूटोपियन सोसाइटी। यूटोपियन सोसाइटी के बारे में आपको बताना है कि ये जो यूटोपियन सोसाइटी थी ये क्या थी। अब आप जरा बताइए, यूटोपियन का मतलब समझ लेते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ यूटोपियन सोसाइटी। यूटोपियन का मतलब होता है आइडियल। यूटोपियन का मतलब क्या होता है? आइडियल। अक्सर बोलते हैं ना, इंसान को ऐसा होना चाहिए, या लड़कियों को ऐसा होना चाहिए, छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, फलाना ढिमकाना नहीं। लोग आइडियल बनाने की कोशिश करते। एक लड़के को ऐसा होना चाहिए, हर सास से पूछ लो वो बता सकते उसकी बहू को कैसा होना चाहिए, हर आंटी से पूछ लो उनकी पड़ोसी की जो बेटी है उसको कैसा होना चाहिए। एवरीबडी इज टेलिंग टू द एवरीवन हाउ यू शुड बी। यूटोपियन का मतलब यही होता है कि एक आइडियल, और आइडियल कोई नहीं होता, आपको पता ना। एवरीबडी हैज सम मिस्टेक्स, एवरीबडी हैज कुछ कमी बेसी तो सबके पास है। तो वैसे ही यूटोपियन का मतलब होता है एक आइडियल सोसाइटी। तो वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ यूटोपियन सोसाइटी। देखिए सरकार, यहाँ पे एक सोसाइटी देखिए, एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे कोई किसी को गाली नहीं दे रहा,
एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे कोई छीना झपटी नहीं है, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे कोई किसी से जल नहीं रहा, खून नहीं हो रहा, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ कोई पुलिस से नहीं है, सब अच्छा से चल रहा है, सब खुशी खुशी हो रहा है। इतने सारे देश हैं, क्या कोई ऐसा देश है जहाँ पे ऐसा सब कुछ अच्छा अच्छा हो, कोई किसी के लिए कुछ ऐसा ना कर रहा हो, गलत काम ना होता हो उस देश में? हर देश में होता है सरकार। तो एक अजम्पशन थी कि क्यों ना हम ऐसी सोसाइटी बनाएं, ऐसी सोसाइटी बनाते जहां पे सब कुछ अच्छा हो। ये नहीं हो सकता। एक ऐसी सोसाइटी जहां पे सब कुछ अच्छा अच्छा हो, उसे यूटोपियन सोसाइटी बोलते हैं, जो ये मुमकिन नहीं है सर। कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही, कुछ ना कुछ तो लोग गलत करेंगे ही। आप ही देख लीजिए, हर माँ बाप अपने बच्चों को सुधार रहा कि बेटा गलत मत करना, लेकिन हर बेटा गलत कर रहा है, हर बेटी भी गलत कर रही है। अब यही प्रॉब्लम है सर। तो यूटोपियन सोसाइटी का मतलब एक आइडियल सोसाइटी जो मुमकिन नहीं है सर। A society where everybody is equal, a democratic society, an ideal society that can never be achieved। हाँ सरकार, एक ऐसी सोसाइटी जो कभी अचीव नहीं की जा सकती, ये मुमकिन नहीं है। एक ऐसी सोसाइटी जहां पे कुछ गलत ना हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। देयर मस्ट बी, कोई ना कोई गलत करेगा ही, ये मान लीजिए आप। तो उसे हम कहते हैं यूटोपियन सोसाइटी। एक ऐसी आइडियल सोसाइटी जिसे अचीव करना नामुमकिन हो, उसे कहते हैं यूटोपियन सोसाइटी। याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट। देख लीजिए सर, यहाँ पे फोटो भी है, यहाँ भगवान आ गए हैं, एवरीबॉडी इज लिविंग हैप्पीली, दैट्स नॉट पॉसिबल सर। ये सपना है, सपने में ही रहने दीजिए। ठीक है, अगला सवाल। द ट्रीटी ऑफ वियना साइंड इन 1815। एक ट्रीटी थी वियना की जो 1815 में साइन की गई थी। क्या कारण था उसका? व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? द ट्रीटी ऑफ वियना इज साइन इन 1815। क्यों का पहला है, ब्राउट द कंजर्वेटिव रिजीम बैक टू द पावर, डिस्ट्रॉय। हाँ, एक सरकार याद रखिए, क्या याद रखना है कि जो ट्रीटी ऑफ वियना जो साइन की गई थी ना, उसका एक ही कारण था। क्या कारण था? ब्राउट द कंजर्वेटिव रिजीम बैक टू द पावर, दोबारा से उसी चीज को पावर में लेके आना जो पहले पावर में हुआ करती थी, ये कारण था। यही ट्रीटी थी, किस चीज की? वियना की ट्रीटी थी। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, डिप्लॉय द कंजर्वेटिव पावर ऑफ यूरोप, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय सर। ठीक है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस डेमोक्रेसी इन ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया। तो ये भी सर, ये दोनों कारण नहीं थे, तीनों कारण नहीं थे। द मेन कारण था कि ब्राउट द कंजर्वेटिव रिजीम, दोबारा से उसी रिजीम को पावर में लेके आ जाना, इसी का नाम था सर ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना इसीलिए बनाई गई थी ताकि जो पहले जो पावर चल रही थी वही पावर वापस में आ जाए। वियना मतलब वापस लौट के आना, वियना आना वापस। ठीक है सर, ऐसे याद कीजिए जरा, तिलस में से याद करेंगे तो याद रहेगा, समझ समझ के। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, दैट्स इज वाई, कारण उसके पीछे क्योंकि फिर दिक्कत होती है, लंबी वीडियो हो जाती है थोड़ी। इधर देखिए सर, ये रहा ट्रीटी हो रही है यहाँ पे, ये ट्रीटी में ही यही ट्रीटी की गई थी ताकि जो दोबारा से उसी रिज्यूम को वापस लेके आया जा सके। ठीक है, अगला सवाल है, द मेन फंक्शन ऑफ अ पर्शियन जलवेरियन वॉज टू। सरकार समझिए जरा, ये एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है, ऐसे आप समझ लीजिए, जगह का नाम है। ठीक है, आप देखो पर्शियन जलवेरियन का मतलब समझिए पहले, क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये था ना कि पर्शिया में पर्शिया का मतलब उस पूरे इलाके में, आप ऐसे समझिए जैसे इंडिया है, इंडिया में अगर सब फ्री कर दिया जाए, इंडिया में अगर कहीं पे कोई प्रोडक्ट बनता है, उसको अगर आप दूसरे स्टेट में ले जाके बेचते हैं तो टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री हो जाता है। तब टैक्स फ्री हो गया है तो टैरिफ फ्री है, टैक्स नहीं लगेगा। जहां से माल निकलेगा और जहां पे माल बिकेगा, उन दोनों जगहों पे टैक्स नहीं लगेगा। इसी चीज को पर्शिया में भी किया गया था। तो कहता इम्पोज कस्टम ड्यूटी इंपोर्टेड गुड्स, अबॉलिश द टैरिफ बैरियर। यही है सरकार, टैरिफ का मतलब होता है कि एक जगह से अगर दूसरी जगह माल जा रहा है तो दोनों चीजों के ऊपर टैक्स लगता है, जहां से माल निकला उधर भी टैक्स, जहां पे बेचने जा रहे हो दूसरी जगह उधर भी टैक्स। ऐसे समझिए, मान लीजिए इंडिया से माल बन रहा है तो अगर वो अमेरिका में जाके बिक रहा है तो अमेरिका की गवर्नमेंट टैक्स लेती है उस प्रोडक्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो इंडिया से आके बिक रहा है तो उसके लिए टैक्स लेती है। तो पहले के टाइम पे जो ये पर्शियन की बात की गई थी, वहां पर उन्होंने कुछ स्टेट्स बना लिए थे, उन सारे स्टेट्स के अंदर टैरिफ फ्री थे। टैरिफ फ्री का मतलब अगर किसी एक स्टेट में किसी माल का प्रोडक्शन है, दूसरे स्टेट में अगर आप ले जाके बेचते हैं तो वहां पे दोनों जगहों पे टैक्स नहीं लगेगा।
इसे इसी इसी चीज को हमने कहा था पर्शियन जवेरियन। ठीक है सरकार, तो याद रखिए दिस वाज द अबॉलिश द टैरिफ बैरियर। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स लगना सरकार। ठीक है, तो ये अबॉलिश का मतलब खत्म हो जाना, तो इसी चीज को खत्म कर दिया गया था। किस चीज के लिए सरकार? पर्शियन जबरियन के साथ में। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखिए, टैक्स टैरिफ को खत्म कर दिया था, टैक्स टैरिफ को खत्म कर दिया था। ये सब गलत है। ठीक है, ये इस बात को आप याद रखेंगे। अगला सवाल जरा देख लीजिए झटपट। ठीक है सर, अभी इतना ही सवाल थे और आप इसको देखिएगा, मैंने थोड़ा डिटेलिंग नहीं करी हुई है इसकी, बट फिर भी अगर आप देखेंगे, मैंने इसलिए डिटेलिंग नहीं करी हुई है बिकॉज यू स्टडी ऑल दिस चैप्टर ना, आपने पूरा एक साल पढ़ा हुआ है, स्टिल यू वांट टू एक्सप्लेनेशन। बट मैं आपको ये बताना चाहता था इसके जरिए कि आप देखिए ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने। दिस इज द माई मोटो, और आपका भी मोटो इससे सीखने का होगा। तो मिलते हैं सर अगली वीडियो में, फिर आगे को चीजों कंटिन्यू करते हैं।